एक वक्त था जब बैटमैन एक बैडएस नहीं बल्कि एक कैंपी सुपर हीरो माना जाता था और सही रूप से बैटमैन को द डार्क नाइट बनाने की शुरुआत टिम बर्टन की शुरू की हुई 1989 की बैटमैन सीरीज नहीं की, जिस सीरीज की शुरुआत ने बैटमैन को एक नई पहचान तो दिलवाई ही, लेकिन इसके अंत तक बैटमैन का अस्तित्व एक बार फिर से खतरे में आ गया था। फैंस के बीच में बहुत ज्यादा डिवाइसिव और सुपर हीरो मूवीज में बहुत ही नोटोरियस क्लासिक बैटमैन सीरीज का भी अपना ही एक फैन बेस है, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने कई बार इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द क्लासिक बैटमैन मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ओरिजिनली बैटमैन 1989 की कहानी आखिर क्या होने वाली थी, किसके पास है माइकल कीटन के बैटमैन की एक्चुअल मूवी बैटमोबाइल, कैसे मार्लन वेन ने रॉबिन का रोल प्ले न करके भी खूब सारे पैसे कमाए, बैटमैन एंड रॉबिन मूवी इतनी बेकार क्यों साबित हुई, और फाइनली जानेंगे इन मूवीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिम बर्टन की डार्क और बैडएस बैटमैन मूवीज को बनाने की असल जरूरत का कारण थी 70s के जमाने में बैटमैन की घटती हुई पॉपुलैरिटी, जिसके कारण उस दौरान बैटमैन की एक बहुत ही धमाकेदार आउटर स्पेस मूवी को भी प्लान किया जा रहा था। लेकिन प्रोड्यूसर बेंजामिन मेलनीकर और माइकल ई एस्लन ने बैटमैन के मूवी राइट्स को खरीद लिया, जहां पर प्रोड्यूसर माइकल ई एस्लन बैटमैन के एक बहुत ही डार्क और एक ग्रिम मूवी को इमेजिन कर रहे थे, और उन्होंने अपनी आइडिया को कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज को पिच भी किया। लेकिन उनमें से ज्यादातर प्रोडक्शन कंपनीज बैटमैन के 1966 के टीवी सीरीज के बैटमैन को ही जानते थे और वो उसी तरह की मूवी बनाना चाहते थे। फाइनली माइकल ई एस्लन ने इस मूवी पर अपनी एक स्क्रिप्ट लिखी, जिसका नाम था रिटर्न ऑफ द बैटमैन, और ये बेसिकली फ्रैंक मिलर के द डार्क नाइट कॉमिक बुक की कहानी से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। फाइनली उन्होंने किसी तरह से $15 मिलियन का जुगाड़ किया और अपनी मूवी को 1980 में अनाउंस किया, जिसके बाद से वार्नर ब्रोस इस मूवी में शामिल हुआ और ये मूवी बन पाई। खैर, मूवी तो अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी पहेली इसकी कहानी ही थी, जहां पर वार्नर ब्रोस ने सबसे पहले इसके लिए टॉम मैनकविच को हायर किया था, जिन्होंने बेसिकली बैटमैन की लिमिटेड स्टोरी लाइन बैटमैन स्ट्रेंज ऑपरेशन से इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को डिक ग्रेसन यानी रॉबिन की एक ओरिजिन मूवी बनाना चाहते थे, और इस मूवी के अंदर जोकर के साथ साथ रूपर्ट थॉर्न के विलन को भी प्लान किया गया था। साथ ही साथ कॉमिक बुक से सिल्वर सेंट क्लाउड नाम की बैटमैन की एक रोमांटिक इंटरेस्ट को भी चुना गया था, और तो और पहली मूवी के अंदर हमें कॉबलपॉट के पेंगुइन का कैमियो भी दिखने वाला था। लेकिन जब टिम बर्टन को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया, तो वो और उनकी गर्लफ्रेंड ने इस कहानी को फिर से रीडिफाइन किया, जहां पर वार्नर ब्रोस को रियलाइज हुआ कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ गए हैं, जिसके कारण इस बार सैम हैम को इस कहानी को ठीक करने के लिए बुलाया गया, और यहाँ पर उन्होंने सिल्वर सेंट क्लाउड को विकी वेल से रिप्लेस कर दिया, रूपर्ट थॉर्न को अपने क्रिएशन कार्ल गैरिसन से रिप्लेस कर दिया, और पेंगुइन को हटाकर डिक ग्रेसन को कैमियो के लिए सेलेक्ट किया, जिसे फाइनली मूवी से हटा ही दिया गया, और फाइनली बैटमैन की 1989 की कहानी सबके सामने आ पाई। 1989 में बैटमैन के रूप में माइकल कीटन ने बहुतों को शॉक किया था, क्योंकि उस जमाने में किसी ने उन्हें बैटमैन के रूप में इमेजिन तक नहीं किया था, और वार्नर ब्रोस उस समय बड़े हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि मेल गिब्सन, टॉम शेलक, बिल मरी, हैरिसन फोर्ड और यहाँ तक कि पियर्स ब्रॉसनन को भी बैटमैन के रोल के लिए कंसीडर कर रहे थे। लेकिन पियर्स ब्रॉसनन उस समय इस कैरेक्टर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और जैसा कि टिम बर्टन ने माइकल कीटन के साथ अपनी ही बीटलजूस मूवी में काम किया था, उन्होंने माइकल कीटन को ही प्रोड्यूसर जॉन पीटर्स के सजेशन पर कास्ट किया। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि वार्नर ब्रोस को लगभग 50,000 फैन प्रोटेस्ट लेटर्स मिले थे, और बहुतों को माइकल कीटन के पोटेंशियल पर डाउट था, जहां पर उन्हें लग रहा था कि ये 1960s के बैटमैन की टीवी सीरीज की तरह ही कोई मूवी होने वाली है। खैर, माइकल कीटन ने द डार्क नाइट रिटर्न्स कहानी से इंस्पिरेशन लिया और अपने कैरेक्टर में जान डाल दी। अब जब बात बैटमैन की होगी, तो जोकर की बात कैसे नहीं होगी, और इस मूवी के अंदर जैक निकल्सन ने एक बहुत ही शानदार और यादगार जोकर का पोर्ट्रेयल दिया था। लेकिन इनसे पहले टिम करी, डेविड बोवी और जॉन लिथगो जैसे बड़े एक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली जॉन लिथगो इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने टिम बर्टन को इस रोल में कास्ट न किया जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसके लिए वो आज तक पछताते हैं। खैर, इस रोल को पहले रॉबिन विलियम्स भी प्ले करना चाहते थे, लेकिन फाइनली वार्नर ब्रोस ने एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर को लेने का कंसीडर किया,
और यहाँ पर जैक निकल्सन स्टूडियो की सबसे पहली चॉइस थे, जिसे फैंस ने भी खूब पसंद किया था। वैसे इस मूवी के लिए जैक निकल्सन को तकरीबन 2 घंटे मेकअप चेयर पर बिताने पड़ते थे, जहाँ पर सिलिकॉन एडहेसिव के साथ उन्हें प्रोस्थेटिक्स और एक्रिलिक पेंट से मेकअप लगाया जाता था। अब बात करते हैं बैटमैन की आइकॉनिक कॉस्ट्यूम और उसके बैटमोबाइल की। तो यहाँ पर 1989 के बैटमैन और उसकी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था बॉब रिंगवुड ने, जहाँ पर इसके लिए उन्होंने तकरीबन 200 कॉमिक बुक इंस्पिरेशंस का सहारा लिया, जहाँ पर उन्होंने इस सूट के 28 लेटेक्स डिजाइन्स को क्रिएट किया, 25 तरह के अलग अलग केप्स बनाए और 6 तरह के अलग अलग हेड्स को बनाया था। और यहाँ पर इस सूट में टोटल खर्चा $250,000 का आया था। और माइकल कीटन के क्लॉस्ट्रोफोबिक होने के बावजूद भी उन्होंने इन सूट्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। वहीं पर इस मूवी के बैटमोबाइल को प्रोडक्शन डिजाइनर एंटोन फर्स्ट ने डिजाइन किया था, जहां पर उन्होंने कई सारे वॉर मशीन्स, जेट एयरक्राफ्ट्स और 30s के सॉल्ट फ्लैट रेसर्स से इंस्पिरेशन लिया था। फाइनली इस बैटमोबाइल को शेवी इम्पाला के चेसिस पर मॉडल किया गया, जिसमें इम्पाला का ही इंजन और फेरारी की टेल लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। इवेंचुअली इस गाड़ी को स्टैंड अप कॉमेडियन जेफ डेनाहम ने मूवी के खत्म होने के बाद खरीद लिया और इसमें कॉर्वेट का इंजन लगाकर इसे स्ट्रीट लीगल बनाया। पहले तो इनिशियली इस बात को कंसीडर किया गया था कि बैटमैन की मूवी को बर्बैंक कैलिफोर्निया के वार्नर ब्रोस स्टूडियोज के अंदर शूट किया जाना था, लेकिन इसे बाद में इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियोज में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर लगभग 80 दिनों तक इस मूवी की मेन शूटिंग हुई, जिसमें 18 साउंड स्टेजेस का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक 51 एकड़ बैकलॉट में गॉथम सिटी का पूरा सेट बनाया गया था, जिसमें मूवी में यूज हुए गॉथम के सारे अट्रैक्शंस को बनाया गया था। खैर यहाँ पर मूवी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव थी, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ से तकरीबन 2 रील्स को चुरा लिया गया था, जो लगभग फिल्मिंग का 20 मिनट का फुटेज था, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस तक को इंटरवीन करना पड़ा था। पहली बैटमैन मूवी की सक्सेस के बाद माइकल कीटन बैटमैन रिटर्न्स मूवी के अंदर ब्रूस वेन के रूप में दिखे, जहां पर उन्होंने इस मूवी में काम करने का फैसला इसलिए किया था ताकि वो अपने घर के लिए लिया हुआ लोन चुका पाएं, और इस मूवी के लिए उन्हें $10 मिलियन दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके भी माइकल कीटन ने इस बात को एडमिट किया है कि उन्होंने आज तक बैटमैन रिटर्न्स को पूरी तरह से नहीं देखा है, और उन्होंने बैटमैन 3 यानी बैटमैन फॉरएवर को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें जोएल शूमाकर का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा था, और उनकी जगह पर वैल किल्मर को बैटमैन / ब्रूस वेन के लिए कास्ट किया गया। हार्वी डेंट का टू फेस में थर्ड मूवी के अंदर बिली डी विलियम्स के बजाय टॉमी ली जोन्स के रूप में दिखा, लेकिन यहाँ पर बिली डी विलियम्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटे से क्लॉज के चलते उन्हें टॉमी ली जोन्स से रिप्लेस कर दिया गया। वैसे इनिशियली प्लान तो यही था कि बैटमैन रिटर्न्स के एंड में जिस सीन के अंदर कैटवुमन को अपने बॉस को किस करके इलेक्ट्रिक्यूट करते हुए दिखाया गया है, उस सीन के अंदर बिली डी विलियम्स का हार्वी डेंट ही होने वाला था, और इसी के कारण इस मूवी के अंदर उसका चेहरा डिसफिगर्ड नजर आता। सेकंड मूवी के अंदर जिन किंग पेंगुइन्स को दिखाया गया था, उन्हें इंग्लैंड के कोस्ट वर्ल्ड के एक बर्ड सेंचुरी से प्लेन के थ्रू अमेरिका लेकर आया गया था, जहां पर अमेरिका में 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी होने के बावजूद भी इन पेंगुइन्स को रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर्स में रखा जाता था, और इनके टेम्परेचर को बरकरार रखने और इन्हें सस्टेन करने के लिए तकरीबन 500 किलोग्राम बर्फ रोज खत्म होते थे। साथ ही साथ इनके लिए रोज के रोज ताजा मछलियों का भी इंतजाम करना पड़ता था। इस मूवी के दौरान डैनी टिवेटो एज पेंगुइन मुझे बहुत ज्यादा डरावने लगे थे, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था मेकअप चेयर पर उनका 2 से 3 घंटे रोज बिताना, और इस लुक को यहाँ पर उनके और उनकी फैमिली के अलावा प्रोडक्शन के बाहर किसी और को देखने या दिखाने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके भी किसी ने चुपके से पेंगुइन के कॉस्ट्यूम को किसी अखबार में छपवा दिया था, जिसके कारण वार्नर ब्रोस ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स तक को हायर किया इस बात का पता लगाने के लिए। पहली मूवी के अंदर रॉबिन को कैंसिल करने के बाद सेकंड मूवी के अंदर एक्चुअली रॉबिन को दिखाया जाना था, और यहाँ पर मार्लन वेन्स को रॉबिन यानी डिक ग्रेसन के रोल के लिए चुना गया था, जिसके लिए उन्हें $1 लाख पे भी कर दिए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को भी ट्राई करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से रॉबिन को तीसरी मूवी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और जब जोएल शूमाकर आए तो उन्होंने मार्लन वेन्स के बजाय दूसरे एक्टर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन, मार्क वॉलबर्ग, इयन मैकग्रेगर और क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर्स को कंसीडर किया था, लेकिन इवेंचुअली इस रोल को क्रिस ओडोनल ने चूज किया। लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर मार्लन वेन्स को स्क्रीन एक्टर गिल्ड्स के हिसाब से
अब भी इन मूवीज के लिए रॉयल्टी चेक्स उनके कैरेक्टर के लिए उन्हें मिलती रहती है। कहते हैं कि जिस चीज का आधार ही सही नहीं होगा वो चीज कभी टिक ही नहीं सकती। यही कारण है कि बैटमैन फॉरएवर के खराब रिसेप्शन के पीछे बिहाइंड द सीन एक्टर्स और फिल्म मेकर्स की रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा कारण है, जहां पर सबसे पहले वैल किल्मर और जॉर्ज शूमाकर के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हुआ करते थे, जहां पर वैल किल्मर को जॉर्ज शूमाकर की डायरेक्शन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वहीं पर दूसरी ओर एक्टर्स जिम कैरी और टॉमी ली जोन्स के बीच में भी कुछ खास बनती नहीं थी, जहां पर टॉमी ली जोन्स जिम कैरी और उनकी मूवी से साफ साफ नफरत करते थे और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। खैर, अगर आपको भी बैटमैन सागा की चौथी इंस्टॉलमेंट यानी बैटमैन एंड रॉबिन कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश और ओवर द टॉप लगी थी तो यहाँ पर इसमें आपकी गलती नहीं है। इन मूवीज को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इनसे खिलौने बेचे जा पाएं और इनके अंदर सुपर हीरोज, उनके कपड़े और गाड़ियों को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था क्योंकि वार्नर ब्रोस अलग अलग टॉय कंपनीज के साथ इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान भी काम कर रहा था, जहां पर वो उन्हीं के हिसाब से इन कैरेक्टर्स को डिजाइन भी कर रहा था और मोस्टली इस मूवी के अंदर इसकी कहानी को जानबूझकर छोटे बच्चों की तरफ रीडायरेक्ट किया गया था, जिसके कारण जिस इंटेंशन से माइकल कीटन की पहली बैटमैन मूवी को बनाया गया था ये उससे कहीं कहीं ज्यादा दूर था। अब इतनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से जाहिर सी बात है कि इस मूवी को एम्पायर मैगजीन के हिसाब से द वर्स्ट मूवी एवर की लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट दिया गया, जहां पर वैसे तो ये एक्टर जॉर्ज क्लूनी का सबसे पहला बड़ा हॉलीवुड ब्रेक था, फिर भी वो इस मूवी को एक वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर जॉर्ज शूमाकर ने भी इस मूवी के लिए सबसे माफी तक मांगी थी, जहां पर प्लान तो ये भी था कि वार्नर ब्रोस इसकी 5वीं मूवी भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स देखकर वार्नर ब्रोस को कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में, जहां पर इस चारों की चारों मूवीज को अगर एक सीरीज के रूप में कंबाइन करें तो यहाँ पर इसका टोटल बजट $338 मिलियन है और इसी बजट पर इन चारों मूवीज ने कंबाइन $1.2 बिलियन कमाया है। और अगर असल रूप में किसी मूवी ने मुनाफा किया है तो वो है इस सीरीज की पहली मूवी यानी 1989 की बैटमैन मूवी। बात करें अगर अवार्ड्स की तो यहाँ पर पहली मूवी को ऑस्कर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नॉमिनेट किया गया था, साथ ही साथ जैक निकल्सन को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। यहाँ तक कि बाफ्टा में इस मूवी को 6 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इसे यहाँ पर अवार्ड नहीं मिल पाया। दूसरी ओर बैटमैन रिटर्न्स को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट मेकअप के लिए ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा बैटमैन फॉरएवर को 68th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट साउंड ट्रैक और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऊपर से इस मूवी के सॉन्ग होल्ड मी, थ्रिल मी, किस मी, किल मी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए चुना भी गया था, लेकिन इसे अवार्ड नहीं मिल पाया। फाइनली अगर बात करें इस सीरीज की सबसे वर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तो यहाँ पर इस बार इसे किसी प्रकार की एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट नहीं किया गया था, लेकिन इस मूवी के गाने द एंड इज द बिगिनिंग इज द एंड ने 48th ग्रैमी अवार्ड जीता। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बैटमैन क्लासिक मूवी सीरीज फैक्ट्स। मैं जानता हूँ कि इन मूवीज को एक ही सीरीज का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इनकी बिहाइंड द सीन कहानियां आपस में जुड़ी हुई थी, जिसके कारण इस वीडियो में मैंने इन चारों मूवीज को एक साथ इनकॉर्पोरेट किया है। ऑनेस्टली अगर कहूँ तो मुझे इन चारों मूवीज के अंदर टिम बर्टन की पहली दोनों मूवीज ही पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस सीरीज के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।